हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं स्वागत करता हूं आप सभी का टॉपर्स क्लब आईएएस एकेडमी में। मैं हूं राम विशाल और हम लोग शुरू करने वाले हैं रसायन विज्ञान। हम इस रसायन विज्ञान को उसके विस्तृत वर्णन के साथ पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला टॉपिक होगा पदार्थ और उसकी प्रकृति। ठीक है, ये वीडियो जो है वो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। तो बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की रसायन विज्ञान की बात करें तो रसायन विज्ञान का जनक आधुनिक जनक कहा जाता है लेवोसियर को। ठीक है, लेवोसियर। ठीक है, अब अगर बात करें हम रसायन विज्ञान में, तो रसायन विज्ञान में हम पढ़ते हैं किसी द्रव्य के बारे में या फिर किसी मैटर के बारे में। ठीक है, मैटर जो है वो कोई पदार्थ है जो किसी न किसी चीज़ के कंपोजिशन से बना है। बेसिकली रसायन विज्ञान क्या होती है? रसायन विज्ञान की वह शाखा है जो किसी पदार्थ के या मैटर के कंपोजिशन के बारे में या फिर उसके फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में डील करती है, या हम उसके बारे में उसका विस्तृत अध्ययन करते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वो किससे मिलके बना हुआ है या उसकी सूक्ष्मतम इकाई क्या है। ठीक है, तो अगर हम बात करें रसायन विज्ञान के इतिहास की, तो कुछ साल पहले भारत के दार्शनिक से कहते थे कि जो फिलासफर थे वो कहते थे कि हमारा जो ये ब्रह्मांड है ये बना है 5 चीज़ों से मिलके। ठीक है, आपने कहावत सुनी होगी, क्षिति जल पावक गगन समीरा। क्षिति जल पावक गगन समीरा। मिट्टी, जल, आग, हवा और आकाश, इन सब से मिलके क्या बना है? हमारा शरीर बना है। और कहते थे कि मरने के बाद हमारा जो शरीर है वो इन्हीं तत्वों में जाके फिर से विलीन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद कुछ सदी पहले हमारे यहाँ एक महर्षि हुए जिनका नाम है महर्षि कणाद। उन्होंने सबसे पहले इसकी परिभाषा दी थी कि कोई भी चीज़ जो है वो बहुत छोटे छोटे कणों से मिलके बनी है, टिनी पार्टिकल से मिलके बनी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? अणु कहते हैं। और इसी को बाद में डिवाइड करके अणु को और छोटे भागों में तोड़ के बना दिया गया था परमाणु। ठीक है, जिसको कहते हैं परमाणु। परम अणु मतलब अणु से भी छोटा परमाणु। ठीक है, अब अगर बात करें तो केमिस्ट्री जो है वो डील करती है मैटर्स के साथ। ठीक है, यानी कि द्रव्य के साथ। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह चीज़ है जो स्थान घेरती है। ठीक है, केमिस्ट्री की शुरुआत होती है मैटर से। मैटर या फिर द्रव्य। द्रव्य क्या है? द्रव्य वह पदार्थ है जो स्थान घेरता है। क्या करता है? जो स्थान घेरता है, या फिर जिसमें द्रव्यमान होता है, या फिर जिसमें द्रव्यमान होता है, और या तो फिर हम उसको अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं। ठीक है, ज्ञानेंद्रियां क्या है? सेंसेस। ठीक है, तो द्रव्य मैटर क्या है? द्रव्य क्या है? जो स्थान घेरता है, जिसमें द्रव्यमान होता है और जिसे हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर सकते हैं, वही है द्रव्य। ये केमिस्ट्री की शुरुआत से व्याख्या यहीं से शुरू होती है। ठीक है, अब अगर बात करें पदार्थ मैटर की, तो मैटर को केमिस्ट्री के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टीज़ के हिसाब से, उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से 2 भागों में बांटा गया, उसकी फिजिकल और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। ठीक है, मैटर्स को या पदार्थ की प्रकृति को, इसी को बोलेंगे नेचर ऑफ, इसी का पार्ट है नेचर ऑफ मैटर। ठीक है,
यानी कि द्रव्य की प्रकृति, द्रव्य की प्रकृति। ठीक है, तो द्रव्य की प्रकृति को उसके कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से दो भागों में क्लासिफाई किया गया। एक फिजिकल, ठीक है, एक है फिजिकल क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, इस संसार में जो भी चीज़ें हैं उनको उनकी अवस्थाओं के हिसाब से, उनकी प्रकृति के हिसाब से दो भागों में डिवाइड किया गया। एक है फिजिकल, दूसरा है केमिकल। फिजिकल में उनकी आकृति आकार के हिसाब से रखा गया है, जिस फिजिकल का मतलब है उनकी आकृति और आकार के हिसाब से, और केमिकल है उनके आंतरिक गुणों के कारण। ठीक है, तो इसका आगे का पार्ट देखते हैं। जब द्रव्य की प्रकृति को दो भागों में बांटा गया, फिजिकल और केमिकल में, फिजिकल, ठीक है, या फिर भौतिक, दूसरा है केमिकल या फिर रासायनिक। ठीक है, भौतिक गुणों को फिर से उनकी अवस्था के आधार पर, स्टेट के बेसिस पे तीन भागों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, पहला है सॉलिड, सॉलिड या फिर ठोस, दूसरा है लिक्विड, लिक्विड या फिर द्रव, तीसरा है गैसियस या फिर गैस। ठीक है, ध्यान दीजिएगा कि द्रव्य और द्रव में अंतर है। ठीक है, द्रव्य और द्रव में अंतर है। ठीक है, उसके बाद इनकी भी एक अपनी परिभाषा दी गई कि इन ठोस की परिभाषा क्या होगी। ठीक है, तो जो सॉलिड होते हैं इनका आकार या फिर आकृति और या तथा आयतन, आयतन निश्चित होता है, निश्चित होता है। जो ठोस होते हैं उनकी आकृति और आयतन दोनों निश्चित होते हैं, मतलब उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता जब तक कि हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स या बाहर से कोई बल नहीं लगाते हैं, तब तक उनके शेप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। उसके बाद दूसरा है लिक्विड, जिनकी आकृति अनिश्चित, जिनकी आकृति तो अनिश्चित होती है लेकिन आयतन जो है वो निश्चित होता है। ठीक है, जैसे कि पानी, पानी क्या है, पानी द्रव है। इसको हम गिलास में, कटोरे में या थर्मस में या बोतल में जिसमें रखते हैं ये उसी का आकार ग्रहण कर लेता है। इस प्रकार द्रव जो है वो उसका आयतन तो निश्चित है लेकिन उसकी आकृति जो है वो अनिश्चित है। ठीक है, अब अगर बात करें गैस की, तो गैस का आयतन और आकार दोनों ही अनिश्चित हैं। ठीक है, दोनों ही अनिश्चित हैं। तो इस प्रकार जो फिजिकल कंपोजिशन था या क्लासिफिकेशन था वो तीन भागों में डिवाइड हुआ, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, तो ठोस क्या था, ठोस वो हैं जिनके आकार निश्चित और आयतन भी निश्चित होता है। गैस क्या होते हैं, जिनके आकार तो अनिश्चित होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। ठीक है, और गैस क्या होती हैं, जिसकी ना तो आकार निश्चित होती है और ना ही उसका आयतन निश्चित होता है। ठीक है,
अब अगर बात करें केमिकल की, तो केमिकल को जो है उसके शुद्धता और अशुद्धता के अनुसार बांटा गया है। ठीक है, केमिकल का डिवीजन किया गया है प्योर सब्सटेंस या फिर शुद्ध पदार्थ, और दूसरा किया गया है मिक्स का फिर या फिर इम्प्योर या फिर अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, दो भागों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, अब शुद्ध पदार्थ को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है एलिमेंट्स और दूसरा है कंपाउंड। एलिमेंट्स को बोलते हैं तत्व, और कंपाउंड को बोलते हैं यौगिक। ठीक, इधर इम्प्योर चीज़ों को फिर से दो चीज़ों में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, या मिक्सचर को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। इसको बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर, इसको बोलेंगे हेट्रोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, तो ये इसका क्लासिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब अगर बात करें एलिमेंट की, तो जो एलिमेंट होते हैं इनको अलग से फिर से डिवाइड किया गया। ठीक है, मेटलिक या फिर मेटल्स, दूसरा है नॉन मेटल, और तीसरा है मेटलॉइड्स। ठीक है, और तीसरा क्या है, मेटलॉइड्स है। और कंपाउंड को फिर से फर्दर डिवाइड किया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में। ठीक है, कंपाउंड को फिर से डिवाइड किया गया ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में। इधर होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर हैं। तो अब देखते हैं इनको विस्तृत भाव से देखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं और मेटल क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं और मेटलॉइड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है हमारा एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स क्या हैं? एलिमेंट्स शुद्ध पदार्थ जो किसी एक या एक से अधिक तत्व से मिलकर बने हैं, वही क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। ऐसे जो छोटे छोटे कणों से एक ही प्रकार के पार्टिकल से कणों से मिलके बने होते हैं, वो क्या होते हैं, एलिमेंट्स। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बने होते हैं, उन्हें कहते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, तो एलिमेंट्स को फर्दर डिवाइड किया गया मेटल्स में। मेटल, अब मेटल क्या होता है? मेटल वो पदार्थ होते हैं जो ठोकने पे आवाज़ करते हैं, जिसमें आघात वर्धनीयता होती है, जिसमें चमक होती है, जिसका आकार निश्चित होता है। ठीक है, ये सब क्या होते हैं, मेटल होते हैं। जैसे लोहा, तांबा,
कॉपर, ये सब क्या हैं, हमारे मेटल हैं। लोहा, एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, हमारे मेटल हैं। मेटल वो होते हैं जिनमें कंडक्टिविटी होती है। कंडक्टिविटी का मतलब वो इलेक्ट्रिक ऊर्जा के या इलेक्ट्रिक करंट के सुचालक होते हैं, जिनमें करंट फ्लो होती है, वो मेटल होते हैं। ठीक है। जो मेटल्स हैं इनका टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी घटती है, यानी कि अगर हम इनका जो टेम्परेचर है, तापमान है, इनको गर्म करेंगे तो इसकी जो कंडक्टिविटी है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो है वो कम हो जाती है, क्योंकि मेटल जो है वो इनका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है। तो इस प्रकार ये टेम्परेचर बढ़ाने पे इनकी कंडक्टिविटी जो है वो घटती है। ठीक है। दूसरा है नॉन मेटल। दूसरा है नॉन मेटल। नॉन मेटल जो है, जो मेटल के अपोजिट होते हैं, इनको ठोकने पे इनमें आवाज़ नहीं आती है। ठीक है। इनमें चमक नहीं होती है, ये इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक नहीं होते हैं, मतलब इनमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत कम या ना के बराबर फ्लो होती है। ठीक है। तो इन्हें क्या बोलते हैं, नॉन मेटल बोलते हैं। या फिर ये लस्टर पास नहीं करते हैं, जिनमें इनमें चमक नहीं होती है, इनमें मैलेबिलिटी भी नहीं होती है, इनमें डक्टिबिलिटी भी नहीं होती है। ठीक है। नॉन मेटल में आ जाएगा वुड, प्लास्टिक, ठीक है, ETC, और बहुत सारे हैं एग्जाम्पल, आप सोच लीजिएगा। उसके बाद तीसरा है मेटलॉइड्स। तीसरा है मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स वो पदार्थ हैं जो मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। इनमें कुछ गुण मेटल के और कुछ गुण जो हैं वो नॉन मेटल के होते हैं। ठीक है। तो ऐसे जो तत्व हैं वो हैं आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। ये कुछ ऐसे तत्व हैं जो मेटलॉइड्स हैं, यानी कि ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में आते हैं। अगर इनकी टेबल में बात करी जाए तो ये टेबल में नाइट्रोजन परिवार के सदस्य हैं। ठीक है। अब इसके आगे एलिमेंट्स के बाद हमारे पास जो अगला टॉपिक है कंपाउंड्स। ठीक है। हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कंपाउंड्स। एलिमेंट जो था वो एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बना था। ठीक है। एक ही प्रकार के अणुओं से मिलके बना था, लेकिन ये प्योर था। दो प्योर अणुओं को मिला के जो बनाते हैं वो एलिमेंट होता है। लेकिन कंपाउंड के केस में दो या दो से अधिक अणुओं से मिलके, दो या दो से अधिक शुद्ध अणुओं के मिलने से जो बनता है वो क्या होता है, कंपोनेंट होता है। शुद्ध पदार्थों या शुद्ध अणुओं के मिलने से जो बनता है वो कंपाउंड होता है। ठीक है। जैसे कि, लेकिन हाँ, ये एक निश्चित अनुपात में मिले होते हैं, जैसे कि जल। ठीक है। जल क्या है, एक यौगिक है जिसमें दो अणु हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का है। ठीक है। ये हो गया हमारा कंपाउंड। ठीक है। अब इन कंपाउंड्स को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। कंपाउंड्स को फिर से दो भागों में डिवाइड कर दिया गया।
कंपाउंड्स को दो भागों में डिवाइड कर दिया गया। पहला है ऑर्गेनिक, ठीक, और दूसरा है इनऑर्गेनिक। जिनको हिंदी में बोलेंगे कार्बनिक, और दूसरा बोलेंगे अकार्बनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक कंपाउंड वे यौगिक हैं जो जीवित चीज़ों से प्राप्त किए जाते हैं, ठीक है। जो जीवित जीव जंतुओं से या फिर जीवित पेड़ पौधों से प्राप्त किए जाते हैं वो कहलाते हैं कार्बनिक, या इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। इन्हीं को बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऐसे तत्व जो नॉन लिविंग चीज़ों से प्राप्त होते हैं, ऐसे पदार्थ जो नॉन लिविंग चीज़ों से प्राप्त होते हैं उन्हें बोलते हैं अकार्बनिक, ठीक है। उन्हें बोलते हैं अकार्बनिक। इनऑर्गेनिक में एग्जाम्पल है जैसे कॉमन सॉल्ट, ठीक है। जो साधारण नमक होता है वो एक हमारा ऑर्गेनिक यौगिक होता है। और जो इनऑर्गेनिक है वो नॉन लिविंग चीज़ों से मिलता है, जैसे रॉक्स और चट्टानों से जो हमें मिलती है वो क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है। अब अगर बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर जो है वो दो या दो से अधिक पदार्थों के मिलने से, अनिश्चित अनुपात में मिलने से जो पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, मिक्सचर कहते हैं। मिक्सचर जो होता है ये अशुद्ध पदार्थ होता है, क्योंकि इसमें दो मिलाने वाली चीज़ों का अनुपात निश्चित नहीं होता है। या तो इसमें विलायक ज़्यादा हो जाएगा या तो विलेय ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, विलयन बन जाएगा, ठीक। तो मिक्सचर को फर्दर दो भागों में डिवाइड किया गया, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस, ठीक है। होमोजीनियस वो मिक्सचर होते हैं, वो मिश्रण होते हैं जिनमें विलायक की मात्रा ज़्यादा होती है और जो विलेय होता है उसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी पानी में थोड़ी सी चीनी डाल देंगे तो हम उसे, जब उसमें घुल जाएगा तब हम उसको देख नहीं सकते हैं कि इसमें चीनी घुली है या फिर नहीं, जब तक उसका टेस्ट नहीं करेंगे। उसी तरह से पानी में नमक घोल दें, पानी में नींबू का रस घोल दें, तो हमें क्या पता चलेगा कि इसमें इनका अनुपात तो अनिश्चित ही है। उसके बाद हम उसमें से अपनी नग्न आँखों से भी नहीं देख पाएंगे कि इनमें किस किस चीज़ का मिश्रण है, या फिर अगर कहीं से कोई भी पानी है इम्प्योर है तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिली हैं इसको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं। मतलब कि ऐसे मिक्सचर जिनको हम नग्न आँखों से नहीं देख सकते हैं वो क्या होते हैं, हमारे होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। जैसे H2O प्लस NaCl को मिला दें तो, यानी कि पानी को और साल्ट को मिला दें पानी को और नमक को, ठीक है। पानी और नमक को मिला दें तो ये एक होमोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। इस मिक्सचर में अगर हम विलायक में कोई विलेय मिलाते हैं तो जो विलेय है वो कुछ देर मिलने के बाद अगर उसे हम छोड़ देंगे तो फिर से उस पानी से
या तो उसके ऊपर तले में आ जाएगा या तो फिर उसके नीचे के तल में बैठ जाएगा, मतलब उसमें मिक्स नहीं होगा। एक बार हम उसे मिला देंगे तो उसमें कुछ देर के लिए तो मिल जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद वो फिर से उससे अलग हो जाएगा। जैसे कि अगर हम पानी में बालू मिला दें, ठीक है, पानी में सैंड मिला दें तो ये क्या हो जाएगा, एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर हो जाएगा। या फिर पानी में लकड़ी का बुरादा मिला दें तो ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर बन जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो ये हो गया हमारा जो मैटर्स हैं उनका क्लासिफिकेशन। अब आगे देखते हैं कुछ हम लोग देखते हैं रसायन विज्ञान में उनके भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थों को 3 अवस्थाओं में बांटा गया था। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस में। ठीक है, लेकिन उसके बाद एक नए स्टेट की खोज हुई जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। ठीक है, एक नए स्टेट की खोज हुई जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है कि जब हम किसी गैस को सुपर हीट करते हैं, ठीक है, किसी गैस को जब हम सुपर हीट करते हैं तो उसमें जो पार्टिकल्स होते हैं वो सुपर एक्साइटेड हो जाते हैं। सुपर एक्साइटेड या फिर सुपर एक्टिव हो जाते हैं। सुपर एक्टिव, सुपर एक्साइटेड का मतलब है कि उनकी क्रिया जो है वो बहुत तेज हो जाती है। जब हम गैसों को सुपर हीट करते हैं तो ये गैस जो है वो आयोनाइज्ड हो जाती है। ठीक है, आयोनाइज्ड हो जाती है, यानी कि वो अपने आयनों में टूट जाती है, अपने आयनों में टूट जाती है। ठीक है, इस प्रकार वो जो गैस है वो अपने आयंस में बदल जाती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में। ठीक है, तो उसमें जो पार्टिकल्स हैं उसके छोटे छोटे वो बहुत एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और आयंस में बदल जाते हैं। उसी स्थिति को क्या बोलते हैं, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है, प्लाज्मा का जो एग्जाम्पल है वो हम लोग देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ में इसका यूज करा जाता है फ्लोरोसेंट बल्ब में, फ्लोरोसेंट बल्ब में। ठीक है, CFL में, ट्यूब लाइट में। ठीक है, क्या किया जाता है, इनमें यूज करा जाता है। ठीक है, या फिर और है एक एग्जाम्पल, नियॉन साइन बल्ब। ठीक है, ये वाली बल्ब का एग्जाम्पल आप लोग हमें कमेंट करके बताएं कि ये बल्ब कहाँ लगी होती हैं। ठीक है, या फिर ये बताएं कि इनमें जो CFL होती हैं इनमें कौन सी गैस भरी होती है, इसको आप लोग कमेंट करके हमको बताएंगे। ठीक है, उसके बाद जो हमारा अगला स्टेट है, इसके अलावा ठोस, द्रव, गैस के अलावा हमारा चौथा स्टेट था। इसके अलावा भी एक नए स्टेट की खोज हुई है जिसकी कल्पना सबसे पहले 1920 में सत्येंद्र नाथ बोस, सत्येंद्र नाथ बोस ने की थी, जो भारतीय वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे। ठीक है, उसके बाद एक वैज्ञानिक आए, आइंस्टीन, जिन्होंने इस स्टेट को बनाने की कोशिश करी। ठीक है, इस स्टेट को बोलते हैं बोस आइंस्टीन
कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, ये स्टेट अब देखते हैं कैसे प्राप्त होती है। आगे के दो नाम दोनों वैज्ञानिकों के नाम रखे गए हैं। उसके बाद कंडेंसेशन स्टेट आता है। जब हम किसी गैस को सुपर कूल करते हैं, किस पर? जो इनकी डेंसिटी है, इनकी जो डेंसिटी है इसको बिल्कुल कम कर देते हैं। डेंसिटी का मतलब है घनत्व, जो इसका घनत्व है इसको बिल्कुल कम कर देते हैं। नॉर्मल एयर की अपेक्षा, नॉर्मल हवा जो होती है उसकी अपेक्षा इसका जो घनत्व है उसको 1/1000 कर दिया जाता है। ठीक है, तब उसको सुपर कूल किया जाता है। ठीक है, तब इस स्थिति में क्या होता है कि जो स्टेट बनती है उसी को बोलते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन प्रोसेस। और इस स्टेट को क्या बोलेंगे? स्टेट को बोलेंगे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेशन स्टेट। ठीक है, तो इस प्रकार हमारे पास इस समय 5 स्टेट हैं, जिसमें से बाकी के 2 स्टेट हम इन इंसानों द्वारा बनाए गए हैं। प्लाज्मा का एक एग्जाम्पल आपका ब्लड भी है। ठीक है, इसका डिस्क्रिप्शन आप बायोलॉजी में पढ़ेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि आपका ब्लड जो है वो प्लाज्मा से मिलके बना है। ठीक है, जो WBC RBC वगैरह होते हैं इनके मिलने से बनता है। ठीक है, तो ये हमारे 5 स्टेट हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि उन्हें अच्छे से अच्छा मटेरियल मिल सके। ठीक है, आपको ये नोट्स हमारे ऐप्स पर उपलब्ध हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।